गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और आपका फर्स्ट चैप्टर है द कोल्ड वार एरा, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग में हमें जो बताने जा रहा है कोल्ड वार एरा, हम शीत युद्ध से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोल्ड वार जो है वो किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था और इसके इफ़ेक्ट जो वर्ल्ड है, पूरा संसार जो उसके प्रभाव को झेल रहा था वो क्या क्या थे, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ था, यहीं से हम एक क्यूबा भी मतलब अफेक्टेड ही था, प्रभावित था। ये जो यूएसएसआर, ये कोल्ड वार इरा 2 ब्लॉक्स के अंदर हुआ था। फर्स्ट इज़ यूएसएसआर एंड सेकंड इज़ यूएसए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है। इन अप्रैल 1961, अप्रैल 1961 में द लीडर ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूएसएसआर के जो लीडर थे वर वरीड, वो चिंतित थे दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation of the coast of the United States। ये कहता है कि जो सोवियत यूनियन के सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वो इस बात से चिंतित थे कहीं ऐसा ना हो कि जो अमेरिका है वो कोई इन्वेड कर दे कम्युनिस्ट रूल क्यूबा के ऊपर, और जो फिदेल कास्ट्रो जो वहाँ के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये नाम आप याद रखना, फिदेल कास्ट्रो, ये प्रेसिडेंट थे क्यूबा के, और कहीं इनके शासन का तख्ता पलट वो ना कर दें, ठीक है। इस चीज़ के लिए चिंतित था यूएसएसआर। फिर कहते हैं ये क्यूबा वॉज एन एली ऑफ द सोवियत यूनियन। क्यूबा जो है वो किससे संबंधित था, किसका मतलब किसके पक्ष में था, सोवियत यूनियन की। एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। ये कहता है जो क्यूबा जो कंट्री है, क्यूबा कंट्री सोवियत यूनियन से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दोनों हेल्प लेने लग रहा था, ठीक है। निकिता क्रुश्चेव द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, निकिता क्रुश्चेव कहाँ के लीडर थे, सोवियत यूनियन के, डिसाइड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। जो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मतलब क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल, उन्होंने 1962 में वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं क्यूबा में सेटअप कर दी। एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम द क्लोज रेंज एंड नियरली डबल्ड द नंबर ऑफ बेसिस और सिटीज इन अमेरिकन मेनलैंड विच कुड बी थ्रेटन्ड बाय द यूएसएसआर। इसमें बोला गया है आपको कि 1962 के अंदर ऐसा हुआ था कि जो यूएसएसआर था उसने वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल सेटअप कर दी क्यूबा के अंदर, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब यूएसएसआर से जो यूएस है वो इतना नज़दीक था, ठीक है। इट वाज फर्स्ट टाइम अंडर द फायर फ्रॉम द क्लोज रेंज, बिल्कुल ही नज़दीक था, और जो उसकी सिटी हैं उनकी संख्या भी क्या दोगुनी मतलब टच में आ गई थी यूएसएसआर के, जिसकी वजह से मतलब अमेरिका को डराने के लिए मतलब काफ़ी था, ठीक है। 3 weeks आफ्टर द सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर वेपन इन क्यूबा। ये कहता है द अमेरिकन बिकम अवेयर ऑफ इट। 3 सप्ताह गुजर गए थे जब यूएसए को, अमेरिकन को पता चला था कि क्यूबा में मिसाइल्स या वेपन सेटअप कर दिए गए हैं। द यूएसए प्रेसिडेंट, जो यूएस का प्रेसिडेंट था जिनका नाम था जॉन एफ कैंडी एंड हिज advisors were reluctant to do anything that might lead to full scale nuclear war between the two countries, ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, ठीक है, और जो उनके एडवाइजरी कमेटी थी वो सभी के सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों कंट्री के बीच में न्यूक्लियर वार हो जाए। बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल, लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी निश्चित थे कि वो मतलब क्रुश्चेव से वहाँ से वो मिसाइल्स जो है वो हटवा देंगे, एंड न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द क्यूबा, और न्यूक्लियर वेपन्स को भी क्यूबा से हटवा देंगे। कैंडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वारशिप्स, जो कैंडी थे, कैंडी कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ठीक है, ऑर्डर अमेरिकन वारशिप्स, उन्होंने अमेरिकन को ऑर्डर किया किस चीज़ के लिए, इंटरसेप्ट एनी सोवियत यूनियन शिप हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस, ठीक है।
फिर कहता है ए क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट कैम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और जो ये झगड़ा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ था इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला गया है। द प्रोस्पेक्टस ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। ठीक है, जो ये दोनों कंट्री के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड जो है वो चिंतित था, वो नर्वस हो गया था। फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वार। यदि यहाँ पर युद्ध हुआ तो वो कोई ऑर्डिनरी, कोई आम वार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए मतलब पूरा विश्व इस चीज़ को चिंतित हो गया था कि मतलब यदि ऐसा युद्ध छिड़ गया तो काफ़ी जनमाल की हानि हो जाएगी। इवेंचुअली टू डू द वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ बोथ द साइडेड डिसाइडेड टू अवॉइड वार। और आखिर में मतलब पूरे वर्ल्ड को रिलीफ मिला जब उन्होंने दोनों ही साइड ने वार को अवॉइड कर दिया। द सोवियत शिप स्लो डाउन एंड टर्न बैक। जो सोवियत जो शिप्स है वो क्या हो गए, स्लो डाउन, धीरे हो गए और टर्न बैक और वापस चले गए। फिर कहता है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ए हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वार। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था आप इसे कह सकते हैं कि यह एक शीत युद्ध का ही बिंदु था। कहते हैं द कोल्ड वार रेफर टू द कंपटीशन। जो कोल्ड वार शुरू हुआ वो क्या था, एक कंपटीशन था, टू कंट्रीज़ के बीच में एक कंपटीशन था। टू कंट्रीज ऑलरेडी टोल्ड यू, यूएसएसआर एंड यूएसए। ठीक है, कहता है द टेंशन एंड ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। ये बता दिया इसने, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलीज, और जो उनके साथ उनके गुट सम्मिलित थे उनके बीच में। कहता है फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हाउ एवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू ए हॉट वार। यह हॉट वार में परिवर्तित नहीं हुआ। दैट इज़ ए फुल स्केल वार बिटवीन दीज टू पावर्स। एक तरीके से यह कंप्लीट युद्ध था, फुल स्केल वार था इन दो कंट्रीज़ के बीच में। दीज वर there were wars in various regions with the two powers and their allies involved in the warfare and in supporting regional ally, but at least the world avoided another global war। ठीक है, एक जो मतलब ग्लोबल लेवल पे वार हो सकता था, पूरा वर्ल्ड उस चीज़ से बच गया। ठीक है, क्योंकि पहले ही 2 विश्व युद्ध हो चुकी थी और जो थर्ड वर्ल्ड वार की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उससे पूरा विश्व बच गया। कहते हैं द कोल्ड वार वॉज नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ पावर रिवेलरी। जो कोल्ड वार था वो सिर्फ एक इतना ही नहीं था कि मतलब वो आपस में पावर के लिए मतलब कंपटीशन था। कहते हैं ऑफ मिलिट्री अलायंसेस के लिए भी नहीं था, ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर के लिए भी नहीं था। दे वर अकम्पेन्ड बाय ए रियल आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एज वेल एज ए डिफरेंस ओवर द बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते जो वेस्टर्न अलायंस थे, जो वेस्टर्न गुट वाले थे, हेडेड बाय द यूएस। ठीक है, उनको कौन वेस्टर्न अलायंस का सपोर्टर कौन था, यूएस था। रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी, वो किस चीज़ की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, और जो ईस्टर्न अलायंस था, जो यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन था, वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड द कम्युनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या था, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। पहला सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 टू 1945। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इज़ ए लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, in 1945 the allied forces led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis power led by the Germany, Italy and Japan। ये कहता है कि 1945 में ऐसा हुआ था कि जो allied forces थे, जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि USA, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने डिफीट कर दिया जो धुरी राष्ट्र थे जिनके पास एक्सेस पावर थी। वो कौन सी कंट्री थी, जर्मनी, इटली, जापान। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, और इस तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया। द वार हैड इन्वॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड। इस युद्ध के अंदर जो ऑलमोस्ट जो मेजर पावर थी वो सभी इंक्लूडेड थी। स्प्रेड आउट द रीजन आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग, ये कहता है ये जो इसका अक्षेत्र था जहाँ तक ये सेकेंड वर्ल्ड वार फैला था, तो ये कहता है वो अक्षेत्र यूरोप से बाहर का भी था, साउथ ईस्ट एशिया भी था, चाइना भी, बर्मा जिसे एज प्रेजेंट क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट। कहता है द वार डिवास्टेड, जो वार था इसने काफ़ी तबाही मचाई थी पूरे
पूरे विश्व के अंदर लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइव्स, काफ़ी मनुष्य हैं जो जिनका जीवन चला गया था। सिविलियन प्रॉपर्टी जो थी, जो संपत्ति थी, उसका भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1980। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था? 1914 से 1948 के बीच में। कहते हैं द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वार। ठीक है, ये कहता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था वो भी एक बिगनिंग थी, एक शुरुआत थी किसकी? शीत युद्ध की, कोल्ड वार की। द वर्ल्ड वार एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप टू एटॉमिक bombs on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। देखिए, ये कहता है कि जो विश्व युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसकी जो समाप्ति हुई थी वो कब हुई थी? जब यूनाइटेड स्टेट ने 2 एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए थे। जापान की सिटी थी हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा पे जो बॉम्ब डाला गया 6 अगस्त को डाला गया था। और जो नागासाकी है, नागासाकी पे जो बॉम्ब डाला गया वो 9 अगस्त को डाला गया था 1945 में। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो जापान है वो मजबूर हो गया था सरेंडर करने के लिए। कहते क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन, बहुत सारी क्रिटिक्स भी हुई थी यूएस डिसीजन, जो यूएस ने डिसीजन लिया था जापानीज सिटी पे बॉम्ब डालने का। तो उसमें ये चीज़ बोली गई कि टू ड्रॉप द बॉम्ब हैव आर्ग्यू दैट द यूएस नो दैट द जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर। ये कहता है कि जापान को इस बात का पहले से ही पता था कि यूएस को इस बात का ऑलरेडी पता था कि जो जापान है वो उसे शीघ्र ही मतलब सरेंडर करने वाला है। इट वॉज अननेसेसरी, यह अननेसेसरी था टू ड्रॉप द बॉम्ब, जो उस पर बॉम्ब डाले गए थे वो बिन वजह डाले गए, क्योंकि यूएस को इस बात का ऑलरेडी पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनको पता था सरेंडर करने वाला है, फिर भी उन्होंने बॉम्ब किस लिए डाला? ठीक है, कहते हैं दे सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वॉज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया। ये कहता है यहाँ से मतलब ये चीज़ क्लियर होती है कि जो यूएस है, यूएस ने जो ये कार्य किया है बॉम्ब डालने का, उसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी थी कि वो सोवियत यूनियन को मतलब इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन, कि जो सोवियत यूनियन है उसको कोई भी मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन नहीं मिले एशिया में और कहीं भी नहीं मिले। ठीक है, टू शो मास्को को ये शो कराना था दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम, कि जो यूएस है वो सुप्रीम है। ठीक है, फिर कहते हैं यूएस सपोर्टर, और जो यूएस को सपोर्ट कर रहे थे वो क्या कह रहे थे कि आर्ग्यू दैट द ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड द वर्क क्विकली। यदि जल्दी ही मतलब युद्ध को समाप्त करना था तो यह नेसेसरी था कि वहाँ पर बॉम्ब डलने चाहिए थे। ठीक है, एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइव लाइव्स। ठीक है, जो जीवन है उनको बचाने के लिए मतलब बॉम्ब डालना काफ़ी ज़रूरी था। कहता है वट एवर द मोटिव चाहे कुछ भी हो, द कंसिक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज राइज ऑफ टू न्यू पावर ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज इसके चाहे कोई भी हों, आउटपुट चाहिए किसी भी मोटो से ये डाला गया। ठीक है, जो इसके क्रिटिक्स थे वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, जो इसके सपोर्टर्स थे वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इससे सिर्फ एक ही आउटपुट निकली, कि क्या आउटपुट निकली? एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज ऑफ टू न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, पूरे विश्व में मतलब 2 पावर उभर कर सामने आई। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, जैसे ही जर्मनी और जापान हार गए, द डिवेस्टेशन ऑफ यूरोप, और यूरोप में भी जो तबाही हुई, एंड इन मैनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के दूसरे पार्ट में भी मतलब दूसरे क्षेत्र में भी जो तबाही हुई, द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये कहता है कि मतलब जो ये वर्ल्ड वार हुआ था और जो ये बॉम्ब डाले गए थे, इनकी वजह से 2 कंट्रीज सुप्रीम पावर में आ गई। एक सोवियत यूनियन आ गया और दूसरा क्या आ गया? यूएसए आ गया। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि इनके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि ये किसी भी मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कोई कंट्री है किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस में ला सकते थे। वाइल द कोल्ड वार वॉज एन आउटकम ऑफ एमरजेंस ऑफ द US and the USSR as 2 superpower rival to each other। जैसे ही कोल्ड वार, while the cold war was an outcome, जिस तरीके से कोल्ड वार की शुरुआत हुई, जो US था और USSR था, 2 superpower rival to each other, दोनों एक दूसरे से compete करने लगे। It was
It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bomb is too costly. ये कहता है it was also rooted in the understanding, यह मतलब समझा जा सकता था कि the destruction caused by the use of, जो एटम बॉम्ब से जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी तबाही मचेगी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी किसी भी कंट्री के लिए, मतलब कोई भी कंट्री जो एटॉमिक बॉम्ब से तबाही होगी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती. द लॉजिक इज़ सिंपल येट पावरफुल. यहाँ से ये मतलब लॉजिक सिंपल था कि वो शक्तिशाली हैं. व्हेन टू रिवल पावर्स आर इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग death and destruction unacceptable each other, a full-fledged war unlikely. In spite of provocation neither side would want to risk. ये कहता है इतना सब था कि वो दोनों की दोनों कंट्रीज़ क्या कर सकती थी, उनके पास इतनी पावर्स थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है, कि वो काफ़ी बड़े लेवल पर तबाही कर सकती थी. बट इसके बावजूद भी दोनों ही कंट्री, दोनों में से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो मतलब कुछ ऐसी तबाही करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी मतलब तबाही को बियर नहीं कर सकती. इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वार बोथ साइड विल बी सो बैडली हार्मफुल. यदि न्यूक्लियर वार हुआ तो दोनों ही साइड क्या होंगी, बैडली हार्मफुल होंगी, दोनों के लिए ही नुकसान होगा, ठीक है, चाहे युद्ध की शुरुआत यूएसएसआर की तरफ से की जाए, चाहे युद्ध की शुरुआत यूएसए की तरफ से की जाए, लेकिन इसमें जो इफेक्ट डलेगा वो दोनों ही कंट्रीज़ पे डलेगा, ठीक है, काफ़ी हार्मफुल होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए. दैट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर एज विनर. ये कहता है ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा यह डिसाइड करना कि कौन सी कंट्री विनर है, फर्स्ट या सेकंड वाली. इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक, यदि एक दोनों में से कोई एक अटैक करने की कोशिश करे और डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन ऑफ इट्स रिवल, और वो जो उसका कंपिटिटर है उसके मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है उन्हें डिसेबल भी कर दे, द अदर वुड स्टिल लेफ्ट विद इनफ न्यूक्लियर वेपन, फिर भी दूसरे के पास इतने युद्ध बच जाएंगे कि टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, तबाही कर सकता है. दिस इज कॉल्ड द लॉजिक डेटरेंस. और इसी वजह से मतलब यही वो तर्क है जिसकी वजह से ये युद्ध रुका रहा. बोथ साइड्स द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट अटैक, दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर सकते थे, टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और बहुत ज़्यादा तबाही कर सकते थे, दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई भी युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता था. द कोल्ड वार इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ रिवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स, ये कहता है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में फिर क्या रहा, इस तरीके से कोल्ड वार रहा. एंड ए कोल्ड एंड नॉट हॉट शूटिंग वार, और मतलब एक खूनी जो तबाही भरा जो वार था वो उनके बीच में नहीं हुआ. द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर, जो उनकी ऐसी रिलेशनशिप थी वो उससे युद्ध से बचे रहे. बट नो द रिवेलरी बिटवीन पावर्स, लेकिन फिर भी उनके बीच में आपस में क्या रहा, कंपटीशन रहा, कोई हॉट वार नहीं हुआ उनके बीच में, क्योंकि दोनों कंट्री ये जानती थी कि ये भी अनेबल होगा कि कौन सी कंट्री विजयी है और कौन सी नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन से इतनी ज़्यादा तबाही हो सकती है, इसलिए दोनों में से कोई भी कंट्री इनिशिएट नहीं करना चाहती थी वार को. फिर कहते हैं नोट द मेन मिलिट्री फीचर ऑफ द कोल्ड वार, मिलिट्री फीचर नोट करें कोल्ड वार के. द टू सुपर पावर एंड द कंट्रीज द रिवल ब्लॉक लेड बाय द सुपर पावर वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर, ठीक है, ये कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर जो दोनों सुपर पावर थी और जो कंट्रीज थी रिवल ब्लॉक्स की, जो मतलब ये दो ब्लॉक में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, ठीक है, तो इनकी जो कंट्री थी लीड बाय द सुपर पावर, वो लीड किसके द्वारा चलाई जा रही थी, सुपर पावर के द्वारा. वर एक्सपेक्टेड, वो आशा रखते थे कि एक तर्क संगत रूप से व्यवहार किया जाए और एक रिस्पॉन्सिबल मतलब एक तर्क संगत और उत्तरदायी रूप से व्यवहार किया जाए. दे वर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वार, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल और रैशनल इस तरीके से होने चाहिए कि वो समझ सकें कि यदि युद्ध स्टार्ट हुआ तो कितने रिस्क हो सकते हैं. दैट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर व्हेन द टू सुपर पावर एंड द ब्लॉक्स लेड बाय देम आर इन डेटरेंस रिलेशनशिप फाइटिंग वार्स विल बी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव. इसी तरीके से यदि इनके रिलेशनशिप रहे तो जो इनके बीच में फाइटिंग वार होगा वो क्या होगा, मैसिव डिस्ट्रक्टिव, काफ़ी विध्वंसकारी होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी
देयरफॉर मेंट बीइंग रेस्ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि संयम से काम लेना, ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से काम लेना, सोच विचार करके। फिर कहता है अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वार, जिस तरीके से जो एक दूसरा मतलब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए उस रिस्क से बचना। इन दिस सेंस द कोल्ड वार मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। अब देखिए हम पढ़ते हैं द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, किस तरीके से दो पावर ब्लॉक्स की शुरुआत हुई, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक यूएसएसआर की तरफ और दूसरा यूएसए की तरफ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया था वो यूरोप ने किया था, ठीक है। ये देखिए यूरोप का किस तरीके से डिवीज़न हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न की, और ये हमारा वेस्टर्न पार्ट आपको शो करा रखा है, ये सारा वेस्टर्न और ये ईस्टर्न। जो आपको यहाँ पर रेड शेड नज़र आ रही है पूरे इसमें, ठीक है, ये सारा का सारा किसे सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। और जो इधर की यदि हम बात करें तो ये सारा किसको सपोर्ट कर रहा था, यूएसए को सपोर्ट कर रहा था। जो ये येलो वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये येलो वाला पार्ट किसको सपोर्ट कर रहा था, यूएसए को, ठीक है, जिसे वेस्टर्न अलायंस बोला गया था। और ये जो इधर वाला पार्ट है इसे क्या बोला गया था, ईस्टर्न अलायंस बोला गया था। ईस्टर्न अलायंस किसको सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। जो ये दोनों ही सुपर पावर थी, ठीक है, वर इन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही पावर मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहती थी, अपने स्फीयर को बढ़ाना चाहती थी और पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों को इन्फ्लुएंस कर रही थी। इन ए वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस सिस्टम, कहता है पूरा जो वर्ल्ड था, पूरा जो विश्व था वो किसमें, दो गुटों के अंदर विभाजित हो गया था, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ए स्टेट वॉज सपोज टू रिमेन टाइड टू, ये कहता है एक स्टेट को मतलब किसी एक के साथ टाई करना था, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्टिव के लिए, सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट एलाइज। कहता है जो स्मॉलर स्टेट्स थे इन द अलायंस यूज द लिंक टू सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पज़। ये कहता है कि जो छोटे स्टेट थे उन्होंने मतलब जो ये अलायंस थे, जो ये गठबंधन, ये जो गुट बने हुए थे, इनके जो लिंक है वो यूज़ किए किस चीज़ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कहता है दे कोट द प्रोमिस ऑफ द प्रोटेक्शन, इन्हें जो प्रॉमिस मिलता था वो किस चीज़ का मिलता था, सुरक्षा का मिलता था, वेपन्स मिलते थे, इकोनॉमिक हेल्प भी मिलती थी अगेंस्ट देयर लोकल रिवल, जो इनके मतलब आसपास का जो क्षेत्र होता था, जो इनके कंपटीटर होते थे, ठीक है, उनसे इनको प्रोटेक्शन के लिए मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती थी, उनसे युद्ध करने के लिए वेपन्स, इकोनॉमिक जो भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती थी वो इन्हें मिल जाती थी। फिर कहते हैं द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर, और जो अलायंस सिस्टम जो बना हुआ था ये दो सुपर पावर के द्वारा लीड किया जा रहा था। देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स, इस तरीके से डर किस बात का था कि कहीं पूरा विश्व ही दो पार्ट्स में डिवाइड, टू कैंप्स में डिवाइड ना हो जाए। दिस डिवीज़न हैपन फर्स्ट इन यूरोप, ये जो डिवीज़न थी सबसे पहले कहाँ हुई, यूरोप में हुई। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की जो ज़्यादातर कंट्री थी साइडेड विद द यूएस, किसके साइड थी, यूएस की साइड थी। एंड दोज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत कैंप, और जो ईस्टर्न यूरोप में थी वो किसको ज्वाइन कर रही थी, सोवियत कैंप को ज्वाइन कर रही थी। दैट इज़ वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेज, इसलिए इनको क्या बोला गया है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेज, ठीक है। जो वेस्ट डायरेक्शन में है, जो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, इसे ईस्ट अलायंसेस बोला गया है, जो वेस्ट में है उसे क्या बोला गया है, वेस्ट अलायंसेस बोला गया है। फिर उसके बाद देखते हैं द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्टर्न अलायंस थी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की स्थापना की जिसे क्या बोला गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के नाम से इसे जाना जाता है। नाटो की फुल फॉर्म भी 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949, जो कब, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में अप्रैल में हुई थी। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, जो वेस्टर्न अलायंस था यूएस से जो था उसके द्वारा किया गया था। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट, यह जो एसोसिएशन थी, ये जो संगठन बना हुआ था, यह 12 देशों का था। विच डिक्लेयर दैट द आर्म अटैक ऑन
on any one of them in Europe and North America would be regarded as an attack on all of them। ठीक है, ये कहता है ये जो 12 स्टेट थे, ठीक है, चाहे वो यूरोप के थे चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हैं, ठीक है, उसके अंदर यदि किसी एक पर भी अटैक किया गया तो ये कंसीडर किया जाएगा कि वो जो अटैक है वो उन सभी पर किया गया है। ईच ऑफ दिस स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प ईच अदर, और प्रत्येक स्टेट को मतलब हेल्प करनी पड़ेगी, ओब्लाइज है वो उस चीज़ के लिए कि उनको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, द ईस्टर्न अलायंस जो है नोन एज द वार्सा पैक्ट, ईस्टर्न अलायंस को क्या बोला गया है, वार्सा पैक्ट बोला गया है, वॉज लीड बाय द सोवियत यूनियन, जो किसके द्वारा है, सोवियत यूनियन के द्वारा, और ये क्रिएट कब किया गया, 1955 में। और जो इसका मुख्य कार्य था वो क्या था, काउंटर नाटो फोर्सेस इन यूरोप। ठीक है, जो नाटो फोर्सेस थे यूरोप के अंदर उनका मुकाबला करना। इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा वर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट, ये कहते हैं जो इंटरनेशनल अलायंसेस थे, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप पे गुट थे ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा, शीत युद्ध के दौरान, वर डिटरमाइंड, उन्होंने डिटरमाइन किया बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर। ठीक है, सुपर पावर्स को क्या आवश्यकता है, और कैलकुलेट किया, ठीक है, गणना की किस चीज़ की, ऑफ द स्मॉलर स्टेट, उनके बिहाफ पे उन्होंने लाभ और हानि का कैलकुलेशन किया। एज नोटेड अबो यूरोप बिकम द मेन एरिना ऑफ कन्फ्लिक्ट, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जो यूरोप था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। तो आप कह सकते हैं कि जो मतलब एक युद्ध का जो क्षेत्र बना हुआ था, एक झगड़े का जो क्षेत्र बना हुआ था वो क्या था, यूरोप था, बिटवीन द सुपर पावर्स, दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में। इन सम केसेस द सुपर पावर यूज्ड देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्री इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस, ये कहता है कि काफ़ी टाइम तो ऐसा भी होता था कि दोनों में से कोई एक सुपर पावर मिलिट्री पावर का यूज़ करती थी कंट्रीज़ को अपने अलायंसेस में शामिल करने के लिए, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने है, सोवियत यूनियन इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप। ठीक है, सोवियत यूनियन ने इंटरवेंशन कहाँ किया था, ईस्ट यूरोप में। प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देने के लिए, द सोवियत यूनियन यूज इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप, सोवियत यूनियन ने अपने इन्फ्लुएंस कहाँ डाला, ईस्टर्न यूरोप में, बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मी इन द country of the region to ensure that the eastern half of Europe remained विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। किस चीज़ के लिए मतलब ये सोवियत यूनियन ने किया था, सोवियत यूनियन ने जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में अपनी आर्मी को तैनात कर दिया था उन क्षेत्र के अंदर, और वो ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि मतलब जो ईस्टर्न हाफ है, ईस्टर्न हाफ यूरोप है, ईस्ट का आधा जो यूरोपियन पार्ट है वो मतलब उनके इन्फ्लुएंस में है, उनके अंडर है। इन ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया की यदि हम बात करें और इन वेस्ट एशिया की बात करें तो द यूनाइटेड स्टेट बिल्ड एन अलायंस, इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ने भी एक अलायंस सिस्टम बनाया जिसे क्या बोला गया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला गया एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। फिर कहता है जब यूएस ने ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया उस टाइम पे द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पोंडेड बाय द हैविंग क्लोज रिलेशंस। ठीक है, उस टाइम पे इनके आपस में क्या थे, क्लोज रिलेशंस थे, और कौन सी कंट्रीज़ के साथ थे, जैसे कि नॉर्थ वियतनाम था, जो वहाँ के क्षेत्र के अंदर थे, नॉर्थ वियतनाम था, नॉर्थ कोरिया था, इराक था। कहता है द कोल्ड वार थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 अलायंसेस, ये आपको पहले भी बताया गया है कि जो सबसे बड़ा डर था, ठीक है, कोल्ड वार के ड्यूरेशन में कि कहीं पूरा विश्व 2 गुटों के अंदर विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा डर था। कहता है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस मैनी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, ठीक है, इन सर्कमस्टांसेस की ड्यूरेशन में काफ़ी कंट्री ऐसी थी जिनको स्वतंत्रता उसी टाइम पे मिली थी, आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स, उनको कुछ औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी। जैसे कि आज़ादी किन से मिली थी, ब्रिटेन से मिली थी, फ्रांस से मिली थी। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इंडिया की भी यदि मैं बात करूं तो उस टाइम पे कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पे किसका था, ब्रिटेन का था, और हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। ठीक है, और उसी टाइम पे ये कोल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी। ठीक है, तो मतलब ये जो कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट थी ये काफ़ी चिंतित थी। किस चीज़ से चिंतित थी, वर वरीड दैट दे वुड लूज़ देयर फ्रीडम, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो उनसे छिन जाए।
एज सून एज दे गेन फॉर्मर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर कहता है क्रैक्स एंड स्प्लिट विद इन द अलायंसेस, क्रैक एंड स्प्लिट्स आ गए थे, जो अलायंसेस थी वर क्विक टू अपीयर, शीघ्र ही आ गए थे। कम्युनिस्ट जो चाइना थी, जिसका मतलब एक गुड रिलेशन यूएसएसआर के साथ था, जल्दी ही उनके क्या क्वेल्ड विद द यूएसएसआर, उनके झगड़े स्टार्ट हो गए लेट 1950 1950 में। कहता है 1969 में क्या हुआ, दे फाउट ए ब्रीफ वॉर ओवर ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एक अक्षेत्र को लेकर इनके बीच में 1969 में यूएसएसआर और जो कम्युनिस्ट चाइना था, इनके बीच में भी आपस में फाइट हो गई थी, डिस्प्यूट हो गया था। कहता है द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, उस और इस टाइम पे एक मतलब अलग से जो हमारे सामने आया वो क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे आप बोल सकते हैं, नाम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हो गया था, और इसमें क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन में पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे टू पावर्स, मतलब जो सुप्रीम पावर्स थी, मतलब कंट्रीज़ को उन्हें फॉलो करना पड़ता था, या तो सोवियत यूनियन को फॉलो करना पड़ता था, अदरवाइज यूएसए को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। और कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, वो तो काफ़ी चिंतित थी कि कहीं उनकी फ्रीडम जो है वहीं ना चली जाए, जो उन्होंने कॉलोनियल रूल से मतलब अभी जो उनको मिली है, ठीक है। तो ये कहता है कि मतलब नैम को यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप मतलब इन दोनों अलायंसेस, इन दोनों गुटों से आप बाहर रह सकते हैं, ठीक है। विच गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ए वे ऑफ स्टेइंग, ये एक ऐसा रिश्ता था आउट ऑफ द अलायंसेस जिन इन गुटों से आप बाहर रह सकते थे। कहता है यू मे आस्क वाई द सुपर पावर नीडेड एन एलिज एट ऑल, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब ऐसा क्या था, क्यों था कि मतलब ये जो दो सुपर पावर्स थी, ये नीडेड एनी एलीज, इन्हें गुट की ज़रूरत थी, क्यों ये ऐसा कर रही थी कि मतलब अपनी साइड कभी किसी कंट्री को कर रही थी, कभी फोर्सफुली तक ये इन्वॉल्व कर रही थी, ठीक है। ऐसा क्या रीज़न था। कहते हैं आफ्टर ऑल विद देयर न्यूक्लियर, जबकि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स थे, रेगुलर आर्मीज थी, दे वर सो पावरफुल, और ये इतने ताकतवर थे कि मतलब यदि पावर ऑफ द मोस्ट ऑफ स्मॉलर स्टेट इन एशिया, ज़्यादातर जो छोटे स्टेट्स हैं एशिया के, अफ्रीका के, और इवन इन यूरोप, वॉज नो मैच टू दैट ऑफ द सुपर पावर, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इनका मुकाबला कर सके। येट द स्मॉलर स्टेट वर हेल्पफुल, लेकिन फिर भी जो स्मॉलर स्टेट थे वो इनके लिए हेल्पफुल थे फॉर सुपर पावर इन गेनिंग एक्सेस टू, इन्हें क्या प्राप्त होता था, वो जो स्मॉलर स्टेट्स थे जिनको ये अपने अपनी तरफ सपोर्ट करने के लिए मतलब मजबूर कर रहे थे, तो उसका रीज़न क्या था। कहते हैं विटल रिसोर्सेज, इनके पास काफ़ी भारी मात्रा में क्या थे, संसाधन थे, जैसे कि ऑयल थे, मिनरल्स थे, ठीक है। टेरिटरी, और इनको अक्षेत्र भी मिल जाता था, किस चीज़ के लिए, फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रॉप्स, ठीक है, जहाँ पर ये क्या कर सकते थे, अपने वेपन्स और ट्रॉप को लॉन्च कर सकते थे। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, और ऐसी लोकेशन जहाँ से ये क्या कर सकते थे, एक दूसरे की जासूसी भी कर सकते थे। इकोनॉमिक सपोर्ट, आर्थिक सहायता भी मिल जाती थी, क्योंकि जो स्मॉल एलिज थी, जो स्मॉल स्टेट थे, वो क्या करते थे, कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए खर्चे वहन करते थे, ठीक है।